नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। मेरे पीछे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही होगी। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा मतलब 8,000 रुपये फीस 3 महीने या अगर परीक्षा पहले होती है, जो भी पहले हो लागू होगा। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है, तो हॉस्टल चार्ज अलग से होगा 4,000 रुपये प्रति माह। फिर भी अगर आपको एसएससी जीडी बैच के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967। तो आइए हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी एमटीएस और जीडी में पूछे जा चुके हैं पिछले सालों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। मातर वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? इसमें है ए गलवा, बी सिकंदर, सी तैमूर और डी चंगेज खान। हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि को। तो देखिए, ये जो मुगल है, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज हैं। 2 महान शासक वंशों के वंशज हैं। अब वो 2 महान शासक कौन है? तो देखिए, ये जो मुगल है, मैं कह सकता हूं मुगल मंगोल प्लस तैमूर, या आप तैमूर इसे कह सकते हैं। तो मंगोल और तैमूर ये बराबर है मुगल। तो ये मंगोल के वंशज हैं और तैमूर के भी वंशज है मुगल। तो ये दोनों के वंशज हैं। वो कैसे? देखिए, जो बाबर है, बाबर की जो माता है और बाबर की जो माता है उनका नाम है कुतलुग निगार। बाबर की माता कौन है? कुतलुग निगार। और जो माता है ये चीन और मध्य एशिया में स्थित मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बाबर जो है ये मातर पक्ष की तरफ से चंगेज खान के वंशज है, जो एक मंगोल शासक था जो चीन और मध्य एशिया में स्थित थे। और ये मातर पक्ष की तरफ से 14वें वंशज या 14वें शासक हम कह सकते हैं। जबकि जो बाबर है ये पिता या पितृपक्ष की तरफ से ये तैमूर वंशज है। ईरान, इराक और तुर्की पर एक तैमूर शासक होते थे जिन्हें आप तैमूर लंग कहते हैं। तैमूर लंग। तो ये पिता की तरफ से या पितृपक्ष की तरफ से ये तैमूर के वंशज हैं और ये पितृपक्ष की तरफ से 5वें वंशज हैं या 5वें शासक है।
तो देखिए अब समझने की कोशिश करिए। बाबर पितृपक्ष की तरफ से तो किसके वंशज है? तैमूर के, जिसने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया था। और मातर पक्ष की तरफ से 14वें शासक है जो चंगेज खान की वंशज हैं। तो देखिए अब इसमें पूछा गया है मातर वंश, तो ये किसके वंशज हो गए हैं? मंगोल या चंगेज के। तो हम आएंगे इस पर, डी सही होगा, चंगेज खान। तो इसमें डी सही होगा। अगर क्वेश्चन में पूछते पितृपक्ष तो फिर हम कर देते तैमूर, इसमें सी सही होता था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि बाबर दो महान वंश के वंशज हैं, एक तैमूर और एक चंगेज खान मंगोल शासक की तरफ से है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर ब्लैंक से भारत आया। तो देखिए बाबर आया है फरगना से। अगर हम बाबर के बारे में जानें तो बाबर ने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर। बाबर का जो मूल नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम आता है। तो एक तो आपको इनका पूरा नाम याद करना है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ है। कहाँ हुआ है? फरगना में। तो देखो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सी, कि पहला मुगल सम्राट बाबर भारत से आया था, तो भारत आया था फरगना से। तो इसमें सी सही होगा। बाबर ने अपनी जीवनी खुद लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी इन्होंने खुद लिखी है अपनी जीवनी, और इन्होंने जीवनी किस भाषा में लिखी है? तो इन्होंने लिखती है जगताई तुर्क भाषा में। तो जगताई तुर्की भाषा में इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। इसी को हम बाबरनामा कहते हैं। ये जो तुजुक ए बाबरी है, इस तुजुक ए बाबरी का जो फारसी अनुवाद है, फारसी अनुवाद वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो देखिए हमें क्या समझना है कि जीवनी जो लिखी वो इन्होंने जगताई तुर्की भाषा में लिखी, तुजुक ए बाबरी, जिसका फारसी अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने, और इसे बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बाबर का जो मकबरा है वो वर्तमान में काबुल में है। कहते हैं बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मुझे पैतृक गांव में दफनाया जाए। तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद इनकी अस्थियों को काबुल ले जाया गया, फिर वहाँ दफनाया गया। तो वर्तमान में ये काबुल में इनका मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इनके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध, आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। पहली देखिए, ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? ये युद्ध इब्राहिम लोदी
और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने इस युद्ध को जीता और इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर ने इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तीसरा पॉइंट हम समझे तो देखिए, बाबर ने जो पानीपत का पहला युद्ध है इसमें एक नीति या एक पद्धति को अपनाया जिसे कहा जाता है तुगलुमा पद्धति, और एक पद्धति और है जिसका नाम है उस्मानी पद्धति। हम इसे रूमी पद्धति भी कह देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि तुगलुमा पद्धति या रूमी पद्धति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे बाबर से। बाबर ने इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इन दो पद्धतियों का प्रयोग किया। उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति क्या है? गाड़ी के बीच तोपों को सजाना, तोपों को सजाना। तो गाड़ियों के बीच तोपों को सजाना ये उस्मानी पद्धति कहलाती है। बाबर ने इसका प्रयोग किया है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4। बाबर ने जब इस युद्ध को जीता तो जीत की खुशी में इसने प्रत्येक काबुल वासी को चांदी का सिक्का भेंट किया, और जब इन्होंने चांदी का सिक्का भेंट किया तो इनकी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। क्या कहा गया? कलंदर। तो इन्हें कलंदर भी कहा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद चांदी का सिक्का इसने प्रत्येक काबुलवासी को दिया, इसलिए इन्हें कलंदर कहा गया। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर के तोपची थे, वो तोपची कौन थे? अली और मुस्तफ़ा। ये दो प्रमुख तोपची थे। एक जानकारी हमें और प्राप्त करनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम के लेकर, वो देखिए क्या है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये बाबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध है, लेकिन भारत पर यह पहला आक्रमण भी नहीं है। तो देखिए जो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण है। बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण। इससे पहले बाबर भारत पर 4 अभियान कर चुका है, और वो 1519 से लेकर 1523 तक। तो मैं कह सकता हूं कि 1519 से लेकर 1523 के बीच में बाबर ने 4 अभियान किए, और 5वां अभियान इनका पानीपत का पहला युद्ध था। बाबर का भारत पर जो पहला आक्रमण है वो 1519 में बाजौर पर था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर पर, लेकिन पहला महत्वपूर्ण युद्ध वो पानीपत का है। और बाबर ने पश्चिम से पंजाब से भारत में प्रवेश किया था। तो पश्चिम से पंजाब से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मुगल बादशाह बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें कौन सा कथन गलत है उसके बारे में विचार करना है। तो देखिए पहला, देखिए वह पहला मुगल बादशाह था, ये सही है कि बाबर पहला मुगल बादशाह है भारत में। दूसरे आएंगे हुमायूं, फिर आएंगे अकबर, इस प्रकार से चलते चलिए। बी देखिए, वह 1494 में सिंहासन पर बैठा, ये तथ्य भी सही है। बाबर का जन्म, अभी हमने पढ़ा था कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को
फरगना में हुआ है और ये सिंहासन पर बैठे थे। और सिंहासन पर कब बैठे हैं ये? 1494 में। बाबर के जो पिता हैं, जो तैमूर वंश से हैं, वो उनका नाम है उमर शेख मिर्जा। तो बाबर के पिता कौन है? उमर शेख मिर्जा। तो इनके पिता के मरने के बाद ये फरगना के जो गद्दी है उस पर बैठे थे 1494 में। तो मैं कह सकता हूँ महज 11 या 12 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का बादशाह बना या सिंहासन पर बैठा है। सी देखिए, वह 18 वर्ष का था जब वह सिंहासन पर बैठा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बाबर 18 वर्ष का नहीं बैठा है। देखिए, बाबर का बैठा है 1494 में, जन्म हुआ है 1483 में, महज 11 या 12 वर्ष की आयु है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको यही बताना था कि कौन सा कथन गलत है, तो आ जाएगा सी। डी क्या था? वह फरगना के सिंहासन के लिए सफल हुआ, ये सही है। तो ये तीनों सही थे, इसमें सी गलत है। और आपको एक बात और याद करनी है कि बाबर खुद को तैमूरी वंशज कहलाना पसंद करता था, इसके स्थान पर कि वो मंगोल का एक वंशज है। क्योंकि तैमूर लंग जो था उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जो एक सफल आक्रमण था तैमूर लंग का। तो खुद को तैमूरी परंपरा या तैमूरी राजवंश को कहलवाना पसंद करता था खुद को। और इनके पिता उमर शेख मिर्जा वो इसी तैमूर वंशज थे और बाबर अपने पितृपक्ष की तरफ से 5वां वंशज है। खास बात क्या है, ये जो तैमूर होते थे ये एक उपाधि धारण करते थे मिर्जा, लेकिन इन्होंने अपने पितृपक्ष की तरफ से जो उपाधि धारण होती थी मिर्जा, उसको त्याग दिया और बाबर ने एक उपाधि धारण की बादशाह। कहीं पर बादशाह मिलता है, कहीं पर पादशाह मिलता है। तो आप समझिए कि बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की बाबर ने किसके स्थान पर? जो इनके पितृपक्ष की तरफ से जो एक उपाधि धारण होती थी मिर्जा, उसको त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था और आगरा में दिल्ली पर कब्जा किया? आंसर आ जाएगा डी, बाबर। अभी हमने बात की पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इब्राहिम लोदी को हराया। और इब्राहिम लोदी कौन है? तो हम कह सकते हैं ये लोदी वंश अंतिम शासक। इनका जो मकबरा है वो पानीपत में है। एक जानकारी और आपको मालूम होनी चाहिए, वो जानकारी देखो क्या है। ये जो चंगेज खान है, चंगेज खान भारत की सीमा तक आया। आप इस बात को समझिए कि तैमूर लंग ने तो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया है। चंगेज खान जो एक मंगोल शासक है, उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत की सीमा तक आया। और वो किस समय आया? जब भारत में दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से मंगोल शासक चंगेज खान का आक्रमण होने से भारत पर बचाया। कहते हैं कि चंगेज खान अपने दुश्मन जलालुद्दीन मंग बरनानी का पीछा करता हुआ भारत की सीमा तक आया। जलालुद्दीन मंग बरनानी ने जब इल्तुतमिश से मदद मांगी तो इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से जलालुद्दीन मंग बरनानी का अपने भारत में आने से मना कर दिया कि आप भारत की सीमा में मत आइए, हम आपको शरण नहीं दे सकते हैं। अगर हम आपको शरण देंगे तो चंगेज खान भारत पर हमला कर सकता है, जो हम नहीं चाहते। तो बड़ी समझदारी से इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण को भारत पर रोका है।
लेकिन भारत की सीमा तक आए, आपको बताना है इल्तुतमिश के समय आए थे और किसका पीछे करते आए थे, जलालुद्दीन मंगबरनानी का। तैमूर ने तो हमला किया है भारत पर, और बाबर के बारे में हमने पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध इनके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये लड़ा गया है 1556 में, और किस किस के बीच लड़ा गया है, अकबर और हेमू के बीच। हेमू का मतलब है हेमचंद्र विक्रमादित्य। चाहे मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य कहूं, चाहे हेमू कहूं, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है। लेकिन अकबर की आयु तो इस समय महज 14 वर्ष की है, और इस समय अकबर का जो प्रधानमंत्री था, या मैं कहूं अकबर का जो संरक्षक है, उनका नाम क्या है, बैरम खां। तो कहते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर के सेनापति या संरक्षक या प्रधानमंत्री बैरम खां ने लड़ा था, और बैरम खां ने हेमू के साथ ये युद्ध करा है। तो अगर आपसे पूछते युद्ध किसके बीच हो तो बता देंगे अकबर और हेमू के बीच। लेकिन अकबर की तरफ से कौन गया है, तो बैरम खां गया है। हम इसमें देखते हैं कि इसमें आ जाएगा आपका डी, अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें हेमू हार गए थे और बैरम खां मतलब अकबर इस युद्ध को जीत गए हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं ये स्थिति क्यों बनी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कहते हैं कि इनके जो पिता थे हुमायूं के मृत्यु होने के बाद अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था पंजाब में, कलानौर में। तो कहते हैं इसका फायदा उठाया हेमू ने, और हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, और जब इसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, अकबर का राज्याभिषेक हो रहा है कलानौर पंजाब में। तो फिर अब दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए ये पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमचंद्र दिल्ली सल्तनत, ये मैं कह सकता हूं मध्यकालीन भारत में एक ऐसा शासक है या एकमात्र हिंदू शासक है जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया। तो आगरा का जो किला है वो बनवाया है अकबर ने, तो इसमें डी सही होगा। तो देखिए, आगरा का जो लाल किला है ये अकबर ने बनवाया, दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, इन्होंने इबादत खाना बनवाया। क्या बनवाया, इबादत खाना। इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनवाया। क्या बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाया। फतेहपुर सीकरी में एक मकबरा है, और वो मकबरा किनका है, शेख सलीम चिश्ती। कहते हैं कि अकबर की जिंदगी पर शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा प्रभाव था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, इनके नाम के बीच में सलीम आता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। अकबर ने और क्या बनवाया, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। कहते हैं बहुत ऊंचा दरवाजा है ये, तो ये बुलंद दरवाजा भी किन्होंने बनवाया, अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की 1582 में, और इसी धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे? देखो यहां पूछा गया है नहीं थे। ए है राणा अमर सिंह, बी है अबुल फजल, सी है राजा टोडरमल और डी है राजा मान सिंह। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आंसर देखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें देखो आंसर आ जाएगा ए राणा अमर सिंह, ये अकबर के 9 रत्नों में नहीं है, बाकी ये 3 अकबर के 9 रत्नों में हैं। हम अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में है। अबुल फजल ने अकबरनामा या हम कहते हैं आईने अकबरी, इसकी रचना करी थी। तो अकबरनामा या आईने अकबर की रचना करने वाले कौन है? अबुल फजल, इसके 9 रत्नों में शामिल है। राजा टोडरमल की अगर हम बात करें तो देखिए राजा टोडरमल का संबंध किससे है? तो यहां पे देखिए राजा टोडरमल का संबंध चाहे ऑप्शन में आए भूमि सुधार, ये भी सही है, चाहे ऑप्शन आए भू राजस्व, ये भी सही है, चाहे आए वित्त मंत्री, ये भी सही है। तो मैं कह सकता हूं राजा टोडरमल का संबंध जो अकबर के 9 रत्नों में है, उनका संबंध भूमि सुधार, भू राजस्व और वित्त मंत्री से है। राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्सुधार में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा राजा टोडरमल का। डी देखो राजा मानसिंह, राजा मानसिंह भी 9 रत्नों में है और ये राजा मानसिंह जो थे ये अकबर के सेनापति थे जिन्होंने अकबर की तरफ से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और इस हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से मानसिंह गए थे और दूसरी तरफ कौन थे? भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह, जिनके घोड़े का नाम चेतक है और उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। इसके अलावा देखिए और भी रत्न है, इसके अलावा और भी इनके दरबार के रत्न हैं, जैसे एक बीरबल है। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास है, तो ये भी इनके 9 रत्नों में थे अकबर के। इसके अलावा एक है तानसेन। तानसेन, तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। तानसेन का जो मकबरा है ये मकबरा है ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तानसेन का जो मूल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो रामतनु पांड्य है। ये इनका मूल नाम, वास्तविक नाम, ये बचपन का नाम है। तानसेन के जो गुरु हैं, गुरु का नाम है हरिदास, तो इनके गुरु का नाम क्या है? हरिदास। तो कुछ प्रमुख नवरत्नों में से थे अकबर के। एक है फेजी। फेजी ने गणित पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती। इस लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी में अनुवाद फेजी ने किया, जो इनके 9 रत्नों में है, और लीलावती एक गणित आधारित पुस्तक है जिसकी रचना भास्कराचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस मुगल सम्राट ने अपनी पुस्तक खुद की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर लिखी? तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, जहांगीर। तो जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर लिखी है। तो तुजुक ए जहांगीर इसने लिखी। देखिए एक बाबर और दूसरा है जहांगीर, ये दो ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने खुद अपनी जीवनी लिखी है। इन्होंने तुजुक ए बाबरी, इन्होंने तुजुक ए जहांगीर। तो इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट ब्लैंक के लिए बनाया गया था। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी,
शाहजहां। तो ये जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन या इसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, और इसे बनवाने वाले कौन थे? शाहजहां। इसे बनवाने वाले कौन है? शाहजहां। और इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह भारत से कहाँ ले गए थे? ईरान या पर्सिया ले गए थे। नादिर शाह ने 1739 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था करनाल का युद्ध। और इस करनाल के युद्ध में नादिर शाह जो ईरान का शासक है, इन्होंने एक मुग़ल बादशाह जिसका नाम है मोहम्मद शाह को हराया था। और मोहम्मद शाह को हराने के बाद जब इन्होंने करनाल का युद्ध जीता 1739 में, तो ये नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ले गए थे। कोहिनूर का हीरा वही है जो गोलकुंडा की खान से निकला था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का किस मुगल शासक से संबंध है? तो जो आगरा की जो मोती मस्जिद है ये बनवाई थी शाहजहां ने, इसलिए इसमें डी सही है। देखिए, मोती मस्जिद दो है। अगर आपसे आगरा की पूछ रहा है तो फिर आप बताएंगे शाहजहां। अगर दिल्ली की मोती मस्जिद पूछे तो फिर आएगा औरंगजेब, जिसमें इसमें ए जो था। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। ताजमहल कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का जो वास्तुकार था उस वास्तुकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये ताजमहल के वास्तुकार थे। अगर उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं आता है तो फिर आप इसके स्थान पर उस्ताद ईसा खां भी कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन आता है। तो उस्ताद ईसा खां, दोनों के नाम आते हैं प्रमुख वास्तुकार के अंदर। इसके अलावा ताजमहल जो संगमरमर के पत्थर से बना है, जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है, और ये कहाँ से आया था? तो ये मकराना से आया था। और मकराना कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के मकराना से ये सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगाया गया जो ताजमहल में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था। तो ये जो जजिया कर है ये इसमें आ जाएगा डी, गैर मुस्लिम नागरिक। तो आइए हम कुछ जजिया कर का इतिहास पढ़ते हैं। जजिया कर का इतिहास। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे जजिया कर पे पूछते हैं? तो देखिए, पहला देखिए, सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया कर लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। तो सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया कर लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने, जो गैर मुस्लिम नागरिक एक कर है। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो आंसर आएगा अकबर ने। अकबर ने 1564 में इस जजिया कर को समाप्त किया था। तो दोबारा से जो जजिया कर है वो औरंगजेब ने लगाया 1679 में। औरंगजेब ने लगाया जजिया कर दोबारा से। फिर एक मुगल बादशाह है जिनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला।
तो मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो देखिए, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, औरंगजेब ने इसे दोबारा लगाया 1679 में, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः पूरी तरह से इस जजिया कर को समाप्त करने का काम किया। कश्मीर पर जो जजिया कर है, कश्मीर पर जजिया कर जो समाप्त किया था वो किया था जुनेल आबदीन ने। और जुनेल आबदीन कौन थे? तो इन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। तो कश्मीर के अकबर कहलाए जाने वाले जुनेल आबदीन ने कश्मीर पर जजिया कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किस वर्ष जारी किया था? तो इसमें आंसर आ जाएगा बी 1765 में। तो 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, जिन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, तो इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था। तो इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहादुर शाह जफर और उनके पुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहां से गिरफ्तार किया? तो जो बहादुर शाह जफर है, ये मुगलों के अंतिम बादशाह है। कौन है ये? अंतिम बादशाह। जब मेरठ के सैनिक विद्रोह करके मेरठ से दिल्ली पर आए और दिल्ली पर जब उन्होंने कब्जा किया, तो दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति की कमान दी गई, और इन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति की अगुवाई की। और जब दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया अंग्रेज़ों ने, तो फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए थे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, वहाँ जाकर छुप गए अपने परिवार के साथ। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, हुमायूं के मकबरे में। फिर हुमायूं के मकबरे से इन्हें पकड़कर अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया। रंगून मतलब बर्मा है, और यहीं पे इनकी कब्र है, मतलब इनका मकबरा यहीं पर है रंगून में। तो ये जो बहादुर शाह जफर थे, इनकी मृत्यु रंगून में ही हो गई थी, और इनका मकबरा रंगून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो इसमें आंसर आ जाएगा बी 1862। तो 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई। इन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें बी सही होगा। देखिए, 3 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। तो ऐसे 3 मुगल बादशाह कौन हैं? एक बाबर है, इनका मकबरा काबुल में भारत से बाहर है। दूसरा जहांगीर है, इनका मकबरा लाहौर में है। लाहौर में कहाँ है? शादरा में। और एक है ये बहादुर शाह जफर। तो इन 3 मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो ये पूछा गया कि किस किस के बीच खानवा का युद्ध हुआ। तो देखिए, ये खानवा का युद्ध है, ये 1527 ईस्वी में हुआ था, मार्च के महीने में हुआ। ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और इस युद्ध को बाबर जीत गए, राणा सांगा हार गए थे। इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसी युद्ध के बाद एक कर था जिसका नाम था तमगा। तमगा कर को समाप्त कर दिया बाबर ने इसी खानवा युद्ध से पहले शराब ना पीने की कसम खाई थी, क्योंकि सेना का मनोबल टूट गया था। और जब सेना का मनोबल टूटा बाबर की सेना का, तो बाबर ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए ये सब काम किए थे। जिहाद का नारा दिया,
फिर इन्होंने तमगा कर समाप्त किया, शराब ना पीने की कसम खाई। क्योंकि सेना का जो मनोबल टूटा उसका एक प्रमुख कारण ये था कि इस खानवा के युद्ध से पहले फरवरी 1527 में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बयाना का युद्ध, और इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगलों की सेना को पराजित किया था, जिससे मनोबल उनका टूटा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मुगल वंश का प्रथम सम्राट। तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन है? बाबर। और अंतिम कौन है? तो हम कह सकते हैं बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी में लड़ा गया? तो 16वीं शताब्दी, तो हम देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526, तराइन की पहली लड़ाई 1191, प्लासी का युद्ध 1757 और हाइडेस्पी का युद्ध 326 ईसा पूर्व, जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। तो देखो ये शताब्दी कौन सी है? 12वीं। ये शताब्दी कौन सी है? 18वीं। ठीक है, और 1526 मतलब है 16वीं शताब्दी। तो इसमें ये पूछा गया 16वीं शताब्दी में लड़ा गया, तो आंसर आ जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई, है ना, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1529 में बाबर और निमन में से किसके बीच घाघरा की लड़ाई लड़ी गई? तो इसमें जो लड़ी गई वो आ जाएंगे मोहम्मद लोदी। तो महमूद लोदी इसमें सही आंसर होगा। ये जो घाघरा का युद्ध है ये 1529 में लड़ा गया, और एक ऐसा युद्ध मध्यकालीन भारत में जो स्थल और जल दोनों पे लड़ा गया। कहा जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को जब पानीपत के पहले युद्ध में हराया था, और इब्राहिम लोदी जो थे वो अफगान थे, और जो लोदी वंश वो पहला अफगान वंश था, और अफगान जो है ये बाबर को दुखी कर रहे थे बार बार। पानीपत के पहले युद्ध में तो हराया, लेकिन जैसे फिर राणा सांगा का साथ भी दिया इन लोगों ने, अफगानों ने, फिर चंदेरी के युद्ध में भी साथ दिया, मेदनी रोय का, तो अफगान जो थे वो बाबर को बार बार दुखी कर रहे थे। इसलिए बाबर ने अफगानों का नाश करने के लिए फिर इन्होंने एक युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध, और इस घाघरा का युद्ध ये बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। और अफगानों की तरफ से कौन आए थे? महमूद लोदी आए थे, और महमूद लोदी इस युद्ध को हार गए और बाबर जीत गए, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। फिर 1530 में जो अगला मुगल बादशाह बना वो हुमायूं था। ये हमारे कुछ एसके की बुक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कामयाबी का एक सफ़र है ये। और हमारी जो बुक है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की है एक, जिसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दिया गया है। लगभग इसमें 4000 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन है। एक हमारे गत वर्षों के जो पेपर का सेट है, जो पिछले कई वर्षों में जो पेपर पूछे गए हैं, 2011 से लेकर 2023 तक के इस पे प्रश्न दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सभी जो पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है, ये इसकी सबसे प्रमुख खास बात है। और इस पूरे पेपर सेट में 35 से ज़्यादा अभ्यास पेपर सेट भी है। और एक हमारा सामान्य ज्ञान की है जो यूज़फुल फॉर है एसएससी जीडी और एमटीएस, इसमें भी लेटेस्ट कवरेज पर आधारित की गई है। तीनों पुस्तक आप मार्केट से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो आपके कामयाबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।